बात बात पर भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान आखिर एटॉमिक पावर कैसे बना? ये कहानी ऐसी है जिसे जानकर आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि अगर भारत ने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया होता तो पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर पावर बन ही नहीं पाता। इनफैक्ट पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम एक चोर ने बनाया है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, और इसके लिए ना जाने कितने लोगों को धोखा दिया गया है। यकीन मानिए, इसकी सच्चाई बहुत हैरान कर देने वाली है। साथ ही आज आपको यह भी पता चलेगा कि यह केवल खोखली धमकी है या पाकिस्तान सच में भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। 1971 का साल पाकिस्तान के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था, क्योंकि 1971 में ही पूर्वी पाकिस्तान यानी ढाका में पाकिस्तान आर्मी के 93,000 सैनिकों को इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करना पड़ा था। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार थी। इसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर डिवाइड कर दिया। अब पाकिस्तान की समझ में आ गया था कि भारत का मुकाबला करने के लिए उन्हें और ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो पूरी तरह से बौखला गए थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें घास या पत्तियां खानी पड़े, हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे। I've always been a man of crisis. I will not be a party to the ignominious surrender of my country. You can take your security council. There you are. I'm going. यानी कि भारत को बर्बाद करने की चाहत में वह खुद को भी बर्बाद करने को तैयार थे। असल में पाकिस्तान भारत की बढ़ती ताकत से बहुत ज्यादा डरने लगा था। साथ ही भारत परमाणु हथियार की तरफ भी बढ़ रहा था। और विडंबना इस बात की है कि भारत को परमाणु हथियार पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए चाहिए थे, क्योंकि चीन 1964 में परमाणु परीक्षण कर चुका था और भारत चीन के रिश्ते भी सही नहीं थे। इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए परमाणु हथियार बनाना भारत की मजबूरी बन गया था। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान को भी परमाणु हथियार चाहिए थे, ताकि कश्मीर के मुद्दे पर वह भारत को दबा सके। इनफैक्ट जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो 1965 के युद्ध के बाद कश्मीर मुद्दे पर यूएन में कहा भी था, हम घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपना परमाणु बम बनाएंगे, क्योंकि हम चूहे नहीं हैं और चूहे की तरह नहीं मरेंगे। और ये कहकर वे यूएन से चले गए थे। हालांकि वो अलग बात है कि वे बस कहते रहे, बाजी एक बार फिर भारत ले गया, क्योंकि उनसे पहले बम जो हमारे पास आ गया था। एक्चुअल में भारत ने जनवरी 1972 में ही परमाणु हथियार पर काम शुरू करने का फैसला ले लिया था। ये सब पोखरण में हो रहा था, मगर इसके सिर्फ 1 महीने बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के बड़े फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया था, ताकि न्यूक्लियर बम बनाने पर चर्चा की जा सके। इनफैक्ट भुट्टो ने बाद में खुद बताया था कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उन्होंने 3 साल की डेडलाइन तक तय की थी। लेकिन हंसी की बात यह है कि पाकिस्तान में तब कोई ऐसा साइंटिस्ट ही नहीं था जो परमाणु बम बना पाता। तभी सामने आया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त चीन। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। भुट्टो ने बाद में बताया था कि जब उनकी मुलाकात चीनी नेताओं से हुई तो उन्होंने हथियार बनाने के लिए चीन से मदद मांगी थी, और चीन इसके लिए तैयार भी हो गया था। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान और चीन का रिश्ता आज का नहीं बल्कि काफी पुराना है। वैसे अगर भारत की बात की जाए तो हमें परमाणु हथियार चाहिए थे, लेकिन हम पाकिस्तान की तरह पागलपन में बोल बोलकर धमकी नहीं देते थे। हमने किसी पर कोई लिमिट नहीं लगाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो हमें शून्य से सब शुरू नहीं करना था, क्योंकि भारत तो 1948 में ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना चुका था, और इसे मजबूत बनाने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC स्थापित किया गया, जिसके बाद 1956 में मुंबई के ट्राम्बे में पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा शुरू किया गया था। हालांकि इसका उद्देश्य एनर्जी प्रोडक्शन था, बम बनाना नहीं, मगर हमारे पास संसाधन तो पहले से मौजूद थे। बस फिर क्या था, जैसे ही चीन ने परमाणु बम का टेस्ट किया तो भारत भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाने की सोचने लगा, क्योंकि जो भारत शुरुआत में ऊर्जा उत्पादन पर काम कर रहा था, चीन के टेस्ट के बाद उसे अपनी सुरक्षा का महत्व समझ आ गया और हम काम में लग गए। उधर पाकिस्तान बस परमाणु बम बनाने के दावे कर रहा था। वह लगातार कोशिश कर रहा था कि कोई देश उनकी मदद करे। 1973 में पाकिस्तान ने यूके से मदद की बात भी की थी, लेकिन वह भी असफल रही। वहीं भारत ने पूरी दुनिया को झटका दे दिया, क्योंकि हमने सक्सेसफुली ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो कर लिया था। यह भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण था। असल में भारत ने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा, मगर यह टेस्ट पाकिस्तान के लिए एक तमाचा था। उनकी इज्जत पर चोट लगी और उन्हें लगा कि अब हमें जल्द से जल्द बम बनाना ही होगा। मगर पाकिस्तान के पास अभी भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान कई समस्याओं से जूझ रहा था। सबसे पहली तो ये कि पाकिस्तान 1971 में भारत से हार चुका था और 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। दूसरी, पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट चुकी थी
और तीसरी, न्यूक्लियर पावर सिर्फ कहने से नहीं बनता, इसके लिए विशाल फंडिंग चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान के पास फंडिंग का एफ तक नहीं था। अब एक तो साइंटिस्ट नहीं, दूसरा पैसा नहीं, तो पाकिस्तान करे तो करे क्या। फिर पाकिस्तान ने अपना आखिरी सहारा निकाला और वो सहारा था धर्म। खुद को इस्लामिक देश बताकर भुट्टो ने लीबिया, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, अबू धाबी, दुबई जैसे अरब देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी ताकि इस्लाम के नाम पर उन्हें फंडिंग मिल जाए। और किस्मत से उन्हें यह मदद मिल भी गई। खासकर अबू धाबी और लीबिया जैसे देश पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। इन देशों का अपना लालच था। उन्हें लग रहा था कि अगर पाकिस्तान ने बम बना लिया तो उसकी तकनीक इस्लामी देशों को भी मिल जाएगी। साथ ही उनका यह भी मानना था कि अगर मिडिल ईस्ट के पास परमाणु बम होगा तो 1967 के 6 डे वॉर जैसी हार दोबारा नहीं होगी। उस युद्ध में इजराइल ने अरब देशों को हरा दिया था, यानी पाकिस्तान ने इनकी कमजोरी का फायदा उठाया। अरब देशों से पैसा लाने के लिए पाकिस्तान ने कई बेनामी कंपनियां बनाना शुरू कर दी ताकि पैसों को ट्रांसफर किया जा सके। इन्हीं में से एक कंपनी थी द बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, यानी BCCI। इसी कंपनी से अलग अलग कंपनियां बनाई गईं, जैसे BCCI होल्डिंग्स। इस समय अरब देशों से पाकिस्तान को बहुत पैसा मिला, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए करने लगा। इस कंपनी से काफी पैसे का लेन देन हुआ जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम आया। दरअसल पाकिस्तान इससे इसलिए फायदा उठा पा रहा था क्योंकि तब इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी अब फंडिंग का जुगाड़ कर चुका था। बट अब जरूरत थी एक ऐसे साइंटिस्ट की जो यह काम कर सके। साइंटिस्ट तो नहीं मिला, पर पाकिस्तान ने बेल्जियम के एक फर्म के साथ मिलकर न्यूक्लियर प्रोग्राम प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। इसका नाम रखा गया पिंसटेक, यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन यह प्लान बहुत ही छोटा था, जबकि बम बनाने का मंसूबा बहुत बड़ा था। इसलिए वह फ्रांस के पास गया, मगर फ्रांस को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं था। इसलिए फ्रांस ने डील साइन करने से मना तो नहीं किया, लेकिन उसने पाकिस्तान को काफी डिले कर दिया। हालांकि पाकिस्तान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उधर भारत परमाणु टेस्ट कब का कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान अभी बम बनाने की पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाया था। इसके पीछे कारण साफ था और वो थी पाकिस्तान की इंटेंशन। पाकिस्तान की इंटेंशन हमेशा गलत रही, जबकि भारत की इंटेंशन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने की थी। साथ ही जैसा कि हमने अभी आपको बताया, भारत पहले से ही इसके लिए तैयार था, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मगर पाकिस्तान पहले फंडिंग और फिर टेक्नोलॉजी में उलझा रहा। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में मदद की थी। लेकिन 1974 के भारतीय टेस्ट के बाद माहौल बदल गया और अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी थी। फिर भी 1976 में पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ एक प्लूटोनियम डी प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए डील तय की। इस डील की खबर भारत तक भी पहुंच गई और भारत ने तुरंत अमेरिका के जरिए फ्रांस पर दबाव बनाने की कोशिश की। अमेरिका ने फरवरी 1976 में फ्रांस और जर्मनी दोनों से मांग की कि पाकिस्तान को संवेदनशील टेक्नोलॉजी और हैवी वाटर सप्लाई ना दी जाए। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने या मॉडरेट करने के लिए हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल अमेरिका ने फ्रांस से साफ कहा था कि पाकिस्तान को इस क्षमता को हासिल करने से रोका जाए। हाँ, वो अलग बात है कि फिर भी यह डील हो गई और पाकिस्तान आखिरकार अब एक बड़ी न्यूक्लियर प्रोडक्शन शुरू कर सकता था। मगर यह डील लंबी नहीं चलने वाली थी और हुआ भी यही। शुरुआती सहमति के बावजूद अमेरिका के दबाव के कारण 1978 तक यह डील रद्द कर दी गई, यानी पाकिस्तान इस रास्ते से न्यूक्लियर प्रोडक्शन शुरू नहीं कर पाया था। लेकिन 1976 तक पाकिस्तान बहुत खुश था क्योंकि फ्रांस उसका साथ दे रहा था। मगर अब समस्या थी साइंटिस्ट की। फंड भी था, देश का साथ भी था, लेकिन कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जो पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बना सके। इसी दौरान भुट्टो के हाथ एक हीरा लग गया जो कहीं और से नहीं बल्कि भारत के भोपाल से जुड़ा था। यह नाम था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। डॉक्टर खान भोपाल में पैदा हुए थे और आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे। वही आगे चलकर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक बने, ठीक वैसे ही जैसे भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा हैं। लेकिन इन दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है। दरअसल कादिर खान भारत के परमाणु विकास से बहुत नाराज थे। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को अपना परमाणु बम बनाने में मदद करने का फैसला किया। डॉक्टर खान बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि वे आम्स्टर्डम में फिजिक्स डायनेमिक रिसर्च लेबोरेटरी यानी FDO में 3 साल तक काम कर चुके थे। वहीं से उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़ी बहुत सी जानकारी हासिल कर ली थी। असल में वहां पर एक ग्रुप था जिसका नाम यूरेनको यानी यूरेनियम एनरिचमेंट कंसोर्टियम था।
इसको ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड और जर्मनी ने मिलकर बनाया था। यह ग्रुप यूरेनियम सप्लाई और एनरिचमेंट का काम करता था। खान एफडीओ का हिस्सा थे, इसलिए उनके पास यूरेनको का सिक्योरिटी क्लियरेंस भी था। वे इस प्लांट में 16 दिन रहे और उन्होंने सीखा कि यूरेनियम कैसे एनरिच होता है। हालांकि इस काम में पकड़े जाने का रिस्क था और उन पर आरोप भी लगे थे, लेकिन 1976 में वे पाकिस्तान आ पहुंचे। बल्कि उनके पास ढेर सारे चुराए और स्मगल किए हुए ब्लूप्रिंट भी थे, जिनका इस्तेमाल वह पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने में करने वाले थे। लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इसी बीच अमेरिका ने दबाव डालकर फ्रांस से हुई डील को कैंसिल करवा दिया। मगर कादिर खान को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वे पाकिस्तान में मौजूद रिसोर्सेज और चुराए गए ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करने लगे और इनके इस काम में उनका साथ दिया गुलाम दस्तगीर आलम जैसे फिजिसिस्ट ने। हालांकि इसमें उनका साथ एक और देश दे रहा था। दरअसल 1983 में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था। इसमें बताया गया कि चीन भी पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा था। चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स डिजाइन तक दिया था। खैर, वो एक अलग कहानी है। वैसे यहाँ एक बात क्लियर कर दें, जब पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु टेस्ट किया था, तब तक भारत अपना दूसरा परमाणु बम भी बना चुका था। भारत ने हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच रखी, जबकि पाकिस्तान ने अपनी सारी एनर्जी सिर्फ बम बनाने पर लगा दी। भारत की नॉमिनल जीडीपी उस समय पहुंच चुकी थी 300 से 350 अरब डॉलर के बीच, जबकि पाकिस्तान परमाणु बम की होड़ में पागल होकर अपनी अर्थव्यवस्था को वहीं पर अटका रहा। एक बार फिर भारत ने दुनिया को चौंकाया। 11 मई 1998 को भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने उसी महीने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चागई जिले के रस्को हिल्स में 5 अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किए। पाकिस्तान ने इन पहाड़ियों में 5 अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट किए, जिन्हें चागई 1 नाम दिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना था कि इन टेस्ट से उत्पन्न भूकंपीय कंपन लगभग 4.0 की तीव्रता पर दर्ज की गई और इनकी ताकत लगभग 12 किलोटन बताई जा रही थी। इन टेस्ट के साथ पाकिस्तान परमाणु हथियारों का ऑपरेशन करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया। लेकिन परमाणु बम बनाने के बाद जो नाम भारत का हुआ था, वैसा बर्ताव पाकिस्तान के साथ नहीं किया गया, क्योंकि भारत पर इसके बाद कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर में मशहूर हो गया, क्योंकि अब बॉर्डर पर तनाव रखने वाले 3 देश परमाणु संपन्न बन चुके थे, यानी भारत, पाकिस्तान और चीन। चाहे जो भी हो, अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के हीरो बन गए। स्कूलों की दीवारों पर उनकी तस्वीरें लगाई जाने लगी और उन्हें सम्मान दिए गए। 26 साल बाद भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार पाकिस्तान के पास 2023 तक लगभग 170 न्यूक्लियर वेपन्स थे। वहीं फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS की रिपोर्ट के अनुसार भी पाकिस्तान के पास 2024 में लगभग 170 वॉरहेड्स मौजूद थे। सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के पास 2025 में लगभग 180 परमाणु हथियार हैं। हालांकि भारत ने कभी भी परमाणु हथियार को आक्रामक नीति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। भारत की पॉलिसी हमेशा नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल नहीं की रही है। भारत ने परमाणु हथियार को हमेशा अपनी रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया है और किसी देश को धमकाने के लिए नहीं। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस यानी फर्स्ट यूज पॉलिसी पर चलता है। इस सब पॉलिसी के कारण ही भारत को हमेशा सजग रहना पड़ता है। यही वजह है कि भारत अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में लगातार मिसाइल और डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता रहता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी बिल्कुल अलग है। भारत ने जहां विकास और तकनीकी प्रगति के साथ साथ हथियारों को केवल सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखा है, वहीं पाकिस्तान ने अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ परमाणु बम बनाने पर लगा दी। भुट्टो का वह बयान, हम घास फूस खा लेंगे लेकिन बम जरूर बनाएंगे, आखिरकार सच साबित हुआ। पाकिस्तान ने वाकई ऐसा कर दिखाया। तो ये थी कहानी पाकिस्तान के परमाणु बम की। वैसे यहाँ हम आपको बता दें कि भारत को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक खोखली धमकी है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।